हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लाइफलाइन। स्टूडेंट, पीवाई की सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट 5 है। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट 1 से लेके 4 तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पूरी प्लेलिस्ट की जो है लिंक जो है मैं डाल दूंगा। ठीक है, क्लियर है। और केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी के भी सारे पीवाई के जितने भी आपके थे 24 ईयर के, वो सारे मैंने करा रखे हैं। ठीक है, वो आप जाके जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो है मैं उसका भी डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 एक बार देखते हैं यहाँ पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। एसिडिक स्ट्रेंथ का आपसे ऑर्डर पूछा गया है, तो बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका होता है, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी आपको निकालना है तो सबसे पहले आप सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आप वहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, क्लियर है। क्लोरीन वाला जब भी आपको दे कंपाउंड, ठीक है, जिसमें क्लोरीन जो है आपका सेंट्रल एटम रहा हो, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट से ही जो है आपका निकाल के जो है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे दुनिया भर के मेथड है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी आपका काम यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आप केवल ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लो। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही आप निकालोगे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक रहा होगा। क्लियर है। तो चलिए एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं एक बारी। तो हमारे पास HClO है। ठीक है, HClO2 है, HClO3 है और HClO4 है। क्लियर है। अब देखिए हाइड्रोजन को तो सबको पता है, +1 होता है। क्लोरीन की हमें निकालनी है, एक्स इसको लेट करेंगे हम लोग। ऑक्सीजन की हमें मालूम होती है कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की जो है हमारे पास -2 होती है, राइट। तो यहाँ पे इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे HClO4 की ही निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं HClO4 की निकाल रहा हूँ अभी। तो इक्वल टू में क्या लिखूंगा, यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं। ठीक है, इक्वल टू 0 लिखूंगा मैं, राइट। तो x और ये कितना हो गया, -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, +1 आ गया। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो किस में है, +1 में। ठीक है, राइट। जो आपकी क्लोरीन है वो किस में 1 है, +1 में ना यहाँ पे। इन द सेम वे आप यहाँ पे आप निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर से वही कंसेप्ट है, +1 x एंड दिस इज, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -4 इक्वल टू 0, राइट। तो x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, राइट। तो यहाँ पे +3 के अंदर है, राइट। वैसे ही HClO3 की हम निकालते हैं, HClO3 में जो है क्लोरीन की निकालते हैं, राइट। तो x प्लस ये हाइड्रोजन का हो गया आपका, और दिस इज -6 इक्वल टू 0, दिस इज x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 5। तो यहाँ पे जो क्लोरीन आपका है वो आपके किस में है, +5 में, राइट। क्लियर है। तो एक बार ये भी लिख ही लेते हैं ना एक बार, ये +3 के अंदर हो गया। ठीक है, और ये +5 के अंदर हो गया, और ये वाला जो होगा आपका +7 के अंदर होगा। ठीक है, आप निकाल के देख भी सकते हो, निकाल भी देता हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड। HClO4, तो ये आपका +1 हो गया, ये x हो गया, एंड दिस इज -8 इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 7, राइट। तो आप ध्यान से समझो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लोरीन जो है +1 में है, ये +3 में ऑलरेडी है, +5 में है, और ये क्या है, +7 में है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक करने की हमें नीड ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, दूसरा एक और मेथड आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये तो मेथड है ही, एक मेथड में आपको और बता देता हूँ यहाँ पे। देखो ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर, जीओसी के अंदर हम सबने पढ़ा होता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंजुगेट बेस के,
जो भी एसिड से H+ निकालने के बाद जो कंजुगेट बेस बनता है उसकी जो भी स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है, कंजुगेट बेस की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यही वाला लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे HOCl था, ठीक है, हमारे पास HOCl2 था और HOCl3 था, राइट, और हमारे पास क्या था, HOCl4 था, राइट, क्लियर है। तो सब में से जो है हमने सबसे पहले क्या किया कि हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, ठीक है, कंजुगेट बेस बनाने के लिए यहाँ पे, क्लियर है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, अब देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपके पास, OCl-, ये आपका क्या बन गया होगा, OCl2-, क्लियर है, और ये आपका क्या बन जाएगा, OCl3-, ठीक है, एंड दिस इज OCl4-। अब आप यहाँ से भी आराम से देख सकते हो कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो ज़्यादा स्टेबल जो है आपकी कौन सी है, OCl4- वाली है। तो जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा एसिडिक, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा किसका रहा होगा, HOCl4 का रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप डील कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये मैंने ऑर्गेनिक के तरीके से आपको बता दिया, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड है एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है पहचानने के लिए, ठीक है, वो मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। कभी और बताऊंगा मैं आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द करेक्ट स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच बोथ पेयर आर इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज, ओके। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारे कंपाउंड किस टाइप के दे रखे हैं। LiF है आपके पास, LiCl है, MgO है एंड NaCl है। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होता है कि किस टाइप के ये कंपाउंड है। तो ये किस टाइप के कंपाउंड है, जो आपकी LiF है, ठीक, LiCl है, ठीक है, एंड MgO है, और आपकी क्या है, NaCl है। तो ये आपकी किस टाइप की कंपाउंड है, किस टाइप के कंपाउंड का कहने का ये मतलब है इनमें बॉन्डिंग किस टाइप की हो रखी है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो इनमें जो बॉन्डिंग हो रखी है वो आयनिक बॉन्ड है, राइट, आयनिक बॉन्ड है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड अगर हो रखा है यहाँ पे, अच्छा मैंने कैसे पहचाना कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड की खास बात यह है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक आयनिक बॉन्ड की खास बात क्या होती है कि वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका बनना होता है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा होता है। अब यहाँ पे शॉर्टकट आपको बताता हूँ। जो मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद M+ फॉर्म करेगा, ठीक है। और सपोज करिए कि हमारे पास कोई नॉन मेटल जो है, हमारे पास हमने लेट से N ले लिया, राइट। तो ये क्या करता है कि जैसे ये मेटल है, राइट, मेटल ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा होगा, क्लियर है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने मोनोवैलेंट यहाँ पे लिया है, डाईवैलेंट भी ये एटम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो नॉन मेटल है वो क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्या बना रहा होगा, यहाँ पे N- बना रहा होगा, राइट। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि ये दोनों जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनके बीच में काम करता है, राइट। अब आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है ना कि कोई भी अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच में क्या काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही फोर्स काम करता है, और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। उसी बॉन्ड का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड है, राइट। तो आयनिक बॉन्ड जब भी बनती है तो हमारे पास एक टर्म होती है, एक हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब भी आपकी आयनिक बॉन्ड बनेगी तो एक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उस एनर्जी का जो नाम है वो होता है लैटिस एनर्जी। वो है आपकी लैटिस एनर्जी। अब आप सोच रहे हो कि सर लैटिस एनर्जी यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है, तो लैटिस एनर्जी का ही कनेक्शन है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी सी चीजें, ठीक है। तो देखो जब भी आपकी आयनिक बॉन्ड जब भी आपकी बनेगी तो वहां पे, क्योंकि देखो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, राइट। तो एक्सोथर्मिक जब हो रहा होगा आपका, तो वहां पे कोई ना कोई एनर्जी तो रिलीज हो रही होगी। तो जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है ना, वो लैटिस एनर्जी ही यहाँ पे रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी से ही डिफाइन होता है मेल्टिंग पॉइंट आपका, ठीक है। तो चलो लैटिस एनर्जी जो होता है आपका वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो लैटिस एनर्जी है
वो आपका शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो लैटिस एनर्जी आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑन आयन, ठीक है, साइज ऑन आयन। अब आयन के अंदर कैटायन एनायन दोनों ही आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कैटायन भी है और एनायन भी है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई आपकी, ठीक है, लैटिस एनर्जी की, ठीक है, क्लियर है। अब जो लैटिस एनर्जी है आपकी, यहाँ से क्या होता है कि लैटिस एनर्जी जितनी आपकी ज़्यादा आती है, ध्यान रखिए आप, लैटिस एनर्जी जितनी आपकी ज़्यादा आती है उतनी ज़्यादा जो है आपकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रही होती है यहाँ पे, क्लियर है। तो सबसे पहले हमें, ठीक है, तो पहले एल और एल के अंदर ही हम लोग चेक कर लेते हैं कि लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा रही होगी, है ना। चलो देखो यहाँ पे LIF है अपने पास और LICL है, राइट, यही है, LIF और LICL, राइट, और MgO है और NaCl है, ये भी लिख लेते हैं साथ में, ठीक है, MgO है और NaCl है, इनका एक साथ करा गया है और इनका एक साथ किया गया है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे जो कटायन है वो Li प्लस है, सेम है, ठीक है, तो इनसे तो कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। देखो जो भी चीज कॉमन होती है ना पहले उसको निकाल दो, ठीक है, और जो आपकी बच रही है जो डिफरेंट चीज है वहीं से हमेशा कंपैरिजन आपका होता है। ये यहाँ पे फ्लोराइड आयन है और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड आयन है। तो इन दोनों में से जो साइज है वो छोटा किसका है, फ्लोराइड का। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो लैटिस एनर्जी है वो आपकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज ऑफ अनायन, ठीक है, साइज ऑफ अनायन। हालांकि मैंने वहां पे आयंस लिखा हुआ था, ठीक है, आयंस, आयंस के अंदर ही अनायन कटायन आते हैं, क्लियर है ना। ओके, साइज आपको हमेशा छोटा ही रखना होता है, आयनिक बॉन्ड अगर अच्छा आपको फॉर्म करना है तो साइज हमेशा छोटा रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि जो क्लोराइड आयन है उसकी ज्यादा यहाँ पे साइज रही होगी, तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या रही होगी, कम रही होगी। तो जो लैटिस एनर्जी ज्यादा आएगी वो यहाँ पे किसकी आ जाएगी, LIF और LICL के अंदर LIF की जो है आपकी लैटिस एनर्जी आपकी ज्यादा आ रही होगी, क्लियर है ना ये बात, ठीक है। तो अगर लैटिस एनर्जी अगर इसकी ज्यादा आ रही है तो लैटिस एनर्जी की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो क्या है, आपकी मेल्टिंग पॉइंट है। तो आपकी मेल्टिंग पॉइंट भी किसकी ज्यादा आ रही होगी, LIF और LICL के अंदर, आपकी LICL की, सॉरी LIF की, क्लियर है ना। उसके बाद MgO और NaCl के अंदर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं एक बारी। तो देखो आप यहाँ पे समझना, आप यहाँ पे जो चार्ज है ना, यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार्ज है आपकी, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप चार्ज देखो तो यहाँ पे जो जेड प्लस का ये मतलब है कि कैटायन की बात कर रहा हूँ मैं, 2 चार्ज है। जो अनायन का चार्ज है वो क्या है आपका, -2 है। तो जब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, हालांकि मोड के अंदर लेते हैं तो 2 इंटू -2, तो -4 आना है, ठीक है, -4 आएगा आपका मोड के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसके केस के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर आप निकालोगे, अगर आप इनिशियल के लिए अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो कुछ चार्ज ऐसे ही निकालना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सोचो कि सर यहाँ पे चार्ज क्यों नहीं कंपेयर किया गया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज लगभग दोनों का बराबर ही है ना, तो चार्ज यहाँ पे कंपेयर करके क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे नहीं कंपेयर किया मैंने। अब यहाँ पे मैं चार्ज से यहाँ पे चेक कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप चार्ज ही चेक करना, पहले साइज मत चेक करना, पहले चार्ज ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पहले चार्ज ही चेक करना होता है, ठीक है, और चार्ज भी आपको ऐसे ही चेक करना है, प्रोडक्ट के रूप में आपको चेक करना है, ठीक है, अनायन का भी और कटायन का भी, ठीक है। तो ये +1 इंटू -1, ठीक है, ये आपका क्या आ रहा होगा, -1 मोड के अंदर, ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, +1। तो अब चार्ज देखो, चार्ज किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, MgO का। अभी अभी आपको पढ़ाया गया है कि जो लैटिस एनर्जी है वो आपकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज ऑन आयन, ठीक है। और ये जो लैटिस एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के, है ना। तो इन दोनों में से अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप इन दोनों में से अगर आप जाओगे देखने, ठीक है, तो ज्यादा किसका आ जाएगा, ज्यादा जो है आपका MgO का आ जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू NaCl। तो बस हमें यही ऑप्शन चेक करना है कि ये वाला ऑप्शन जो है किसमें आपको दिख रहा है। तो LIF की ज्यादा रहेगी और MgO की ज्यादा है, राइट, NaCl से।
यहाँ पे बीच में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए जो है आप टिक कर दो, ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट है आपका, और बाकी सब तो गलत है ना। देखो यहाँ पे LICL को ज़्यादा दिखा रखा है, गलत है। LIF को ज़्यादा दिखा रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे NaCl को ज़्यादा दिखा रखा है, होना चाहिए MgO को, तो गलत हो गया। LICL ज़्यादा दिखा दे, गलत हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आप देखिए। देखिए 47 के अंदर पूछा गया आपसे नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। एम्फोटेरिक कंपाउंड आपसे पूछा गया है, 4 आपको कंपाउंड यहाँ पे दे रखे हैं और आपसे एम्फोटेरिक कंपाउंड पूछा गया है। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में वैसे तो अगर मैं बात करूँ आपसे, एम्फोटेरिक की जितनी भी होती हैं वो आपको रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो रटे कैसे हम, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हो। देखो आप, हमारे पास जो कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड आपकी वैसे ये ऑक्साइड है सारी, ठीक है, तो वो आपकी एसिडिक भी हो सकती है, ठीक है, वो आपकी बेसिक भी हो सकती है, और वो आपकी क्या हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, क्लियर है। अब देखो एसिडिक बेसिक तो समझिए आप, जो एसिडिक और बेसिक है, तो एसिडिक तो मतलब वैसे नॉन मेटल का जनरली आपका क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपकी क्या होती है, जनरली आपकी क्या होती है, एसिडिक होती है। देखो मैं बार बार जनरल वर्ड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर भी एक्सेप्शन है फिर से, ठीक है। बेसिक की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जितनी भी आपकी मेटेलिक ऑक्साइड है वो आपकी क्या होती है, लगभग बेसिक होती है, ठीक है। इसके अंदर भी फिर से आपकी क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। न्यूट्रल भी है, कुछ न्यूट्रल भी आपकी होती है, ठीक है। तो न्यूट्रल में भी मैं आपको बताऊंगा वो ना, वो आपकी ना ज्यादा एसिडिक होंगी ना आपकी बेसिक होंगी, ठीक है, क्लियर है, वो न्यूट्रल होंगी। अच्छा इन सबको छोड़ के एक और भी होता है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे वाले ऑक्साइड है जो आपकी एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। वैसे वाले ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही यहाँ पे चूज करना था, ठीक है। चलिए तो आप देखिए यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे, आप करके देखो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। देखो ये BaO है, ठीक है। तो ये जो आप Ba देख रहे हो ये क्या है, बेरियम है। व्हाट इज दिस, ये बेरियम है ना। तो बेरियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर सेकंड का। और आपको अच्छे से मालूम है कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में जो है वो क्या है, आपके मेटल्स है, अच्छे वाले मेटल्स है। तो जो बेरियम होगा वो आपका क्या है, एम्फोटेरिक तो नहीं है, ये आपका क्या है, एम्फोटेरिक नहीं है, ठीक। वैसे ही अगर स्ट्रोंटियम की बात करें तो ये किस ग्रुप के अंदर आएगा आपका, ये भी आपका ग्रुप नंबर 2 के अंदर आएगा। अगर आप ग्रुप नंबर 2 की बात करो तो ये सारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है ना, ऐसे करके, राइट, ओके। तो ये स्ट्रोंटियम इसी ग्रुप का एलिमेंट है और ये भी इसी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये मेटल है, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड इज जनरली बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बेसिक है, एम्फोटेरिक पूछा गया था। अब देखो अब थोड़ा ध्यान से समझो, एम्फोटेरिक की बात हो रही है तो देखो यहाँ पे बेरिलियम का ऑक्साइड है, तो होना तो चाहिए था इससे भी आपका क्या, मेटेलिक ऑक्साइड, लेकिन ये जो है मेटेलिक ऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखिएगा। बेरिलियम के जो भी आपके ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो एक और दो, दो आपके कंपाउंड ऐसे हैं जो आपके क्या हो गए, एम्फोटेरिक हो गए। तो अब ये चीज़ें याद कैसे होंगी, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप कैसे याद रख सकते हो इन सब चीज़ को, क्योंकि ये सारी याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और आपसे काफ़ी बार आपसे पूछी भी जाएंगी, ठीक है। चलो तो मैं एक बार याद ही करा देता हूँ एक बार। देखो आप, बस आप केवल जो है एम्फोटेरिक आप याद रखो, ठीक है। एम्फोटेरिक का ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको मिलेगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल का, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके कौन कौन से हैं, देखो आप, SNO होता है, ठीक है। उसके बाद ZNO होता है, जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एंड PbO,
PbO2, और आपका बेरिलियम का हो ही गया, BeO हो गया, और BOH होल का ट्वाइस भी आपका हो ही गया, क्लियर है। और क्रोमियम का भी होता है, ठीक है, क्रोमियम का भी होता है। अच्छा मैं इधर ही लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बी हो गया, और आपकी क्या हो गई, आपकी BOH होल के ट्वाइस, ये भी आपकी एम्फोटेरिक ही है। Cr2O3 आपकी एम्फोटेरिक होती है, और उसके बाद Sb2O3 आपकी एम्फोटेरिक होती है, ठीक है। ये सारी जो है आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब ये याद कैसे रखना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे आप याद रखना। सुनो, मैं एक बार लिख लेता हूँ, सुनो जनाबे आली, सुनो जनाबे आली ने पंजाबी पंजाबी उसके बाद पंजाबी आपने लिख लिया, उसके बाद सॉन्ग होता है, ठीक है। सॉन्ग में मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे Sb2O3 भी आएगा फिर, है ना। पंजाबी, उसके बाद सॉन्ग, उसके बाद यहाँ पे होता है इन दोनों के लिए बेकार, बेकार इसके लिए भी है, सॉरी फॉर दिस, ये भी है इसके अंदर, ये भी इंक्लूड है बेकार। जस्ट अ सेकंड, ये 2 बार मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आपका Ga2O3 आएगा, बेकार गाया होता है, ठीक है। तो गैलियम का भी आ जाएगा ऑक्साइड, बेकार गाया, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर रख सकते हो। देखो ट्रिक क्या है, सुनो जनाबे आली ने पंजाबी सॉन्ग बेकार गाया। अब देखो कैसे इसको रिलेट हम करेंगे, यहाँ पे समझो आप जरा। एसएन है, एसएन से क्या कर सकते हो आप, सुनो, ठीक है। उसके बाद जनाबे, जनाबे, जनाबे से जो है आप यहाँ से आप कंसीडर कर लेना, ठीक है। और आली है, आली से जो है एल आप यहाँ पे कंसीडर कर लेना। उसके बाद पंजाबी, देखो पंजाबी में 2 चीज़ है, ठीक है, ये दोनों के लिए ही ये दिखाया गया है, ठीक है। पंजाबी में आप पीबी है, ठीक है, तो ये यहाँ से लिया गया पंजाबी सॉन्ग, तो सॉन्ग के लिए ये एस एस वाला यहाँ से लिया गया, क्लियर है। उसके बाद बेकार, बेकार में बी आ रहा है, ठीक है, तो ये बेरिलियम का हो गया आपका। और कार, कार इज स्टैंड पर सीआर, सीआर इज प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी कार हो सकता है ना, इसको कार बोल सकते हैं ना, ठीक है, तो ये वहां से लिया गया है कार, ठीक है। तो ये आपका क्रोमियम का हो गया, और ये गाया, गाया में जीए जो है आपका यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे रख के जो है आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपकी एम्फोटेरिक आपकी ऑक्साइड हो गई, ठीक है। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। न्यूट्रल ऑक्साइड का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वैसे न्यूट्रल ऑक्साइड पहचानना आसान होता है बेहद, और ज़्यादा लोगों को पता भी होता है, बट फिर भी आप देख लो। कुछ ऐसे वाले मैं आपको बता देता हूँ जो पूछे जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, ठीक है, H2O हो गया, क्लियर है। और NO हो गया आपका, N2O हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड है, क्लियर है। और एसिडिक बेसिक आप जानते ही हो क्या होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ठीक है, आप इसको याद रखना, ये बहुत काम आएगा, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ओके, अगेन क्वेश्चन आ गया आपका फिर से, एम्फोटेरिक नेचर पे ही क्वेश्चन आ गया। पढ़िए आप, कंपाउंड ए यूज एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज अ पार्ट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, कंपाउंड एज। देखो लेड स्टोरेज बैटरी का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन केवल इतना सा है कि एक हमारे पास कंपाउंड ए है, ठीक है, कंपाउंड ए है, ठीक है, और वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट अ सेकंड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि वो क्या है, एम्फोटेरिक भी है, वो क्या है, एम्फोटेरिक भी है, ओके, एम्फोटेरिक भी है। और
तीसरी बात, एक और क्लू यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है ना लेड स्टोरेज बैटरी का पार्ट है, लेड स्टोरेज बैटरी का ये पार्ट है, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी का पार्ट है ये। तो ये सबने आप सबने ये पढ़ा भी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, कि जो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर जो हमारे पास जो कंपाउंड यूज किया जाता है वो एक्चुअली क्या होता है, PbO2 ही होता है, ठीक है ना, ये सबको पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो अभी अभी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर देखो PbO2 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, PbO2 जो है इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, सर इसके अंदर PbO भी आ सकता है। आंसर में जो है PbO भी है, ठीक है, आंसर के अंदर जो है PbO भी है और आपका जस्ट अ सेकेंड PbO भी है और PbO2 भी है, तो कौन सा सही होगा? तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका PbO2 ही है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो, इसमें कैसे आप डिफरेंस कर सकते हो। देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करी गई है, ठीक है। तो देखो जो PbO2 है, यहाँ पे जो आपका लेड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकाल के देखो क्या जाएगी आपकी, ये आपकी -4 आ गई ना, 2 के लिए है ना, ऑक्सीजन का 1 पे चार्ज होता है -2, 2 के लिए -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका +4। तो जो यहाँ पे लेड है वो +4 में, राइट। अब ये बताओ जो लेड +4 में है वो, अब वो तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ही ऑलरेडी, बात समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ये ग्रुप नंबर 14 का जो है ये सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है वो है, ठीक है, लेड, राइट। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि नीचे नीचे जो है ना आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ज़्यादा स्टेबल रहती है और ऊपर जो है आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्टेबल होती है। ये क्यों मैंने बताया था, ये किस वजह से स्टेबल होती है? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये किसकी वजह से स्टेबल था? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये तो +4 में दे रखा है, तो ये +2 में वैसे स्टेबल होता है, तो ये क्या होना चाहेगा? इसका रिडक्शन होना चाहेगा ना, मतलब इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन इटसेल्फ। तो जब इसका रिडक्शन होगा स्टेबलाइज होने के लिए, क्योंकि देखो Pb+4 है, ठीक है, और Pb+2 है हमारे पास, तो इसमें से जो ज़्यादा स्टेबल आपका आयंस है वो कौन सा है? वो Pb+2 ही है, ठीक है। तो इस वजह से जो PbO2 के फॉर्म में है वो +4 में है, तो वो आराम से +2 के अंदर जा सकता है क्योंकि वो स्टेबलाइज है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो है आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी एक टाइप का रटने वाला ही था क्वेश्चन आपका। चलिए आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन ऑक्साइड से कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगेन क्वेश्चन एक आ गया आपका, देखिए आप क्वेश्चन क्या है, विच पेयर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। देखो अभी अभी मैंने बताया है कि एसिडिक कौन वाले होंगे आपके, जब भी एसिडिक ऑक्साइड की बात होगी तो एसिडिक ऑक्साइड में 95% आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है आपके वो आपके आती है एसिडिक ऑक्साइड के अंदर। तो चलो नॉन मेटल यहाँ पे सबसे पहले हम ढूंढते हैं। चलो देखो यहाँ पे कैल्शियम आ गया, ठीक है, काट दो पहले ही, वो पहले ही हो गया ना, पहले ही बेसिक हो गया, कैल्शियम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कैल्शियम यहाँ पे भी आ गया, पहले ही काट दो, ठीक है। यहाँ पे बेरियम आ गया, पहले ही काट दो, एक ही ऑप्शन बच रहा है, बी वाला ऑप्शन। तो पूरा चेक करने की क्या ही नीड है, बात समझ में आ रही है ना। तो थोड़ा सा पूरा हमें हमें पूरा जानने की नीड ही नहीं है कि आपकी ज़्यादा एसिडिक कौन है आपकी, या फिर बेसिक ऑक्साइड कौन है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी आते हैं। लेकिन छोटा सा पॉइंट आपको बस याद रखना है कि एसिडिक ऑक्साइड जो जनरली नॉन मेटल के होते हैं और बेसिक वाले मेटल के होते हैं। और जो एम्फोटेरिक आपको बताए गए वो आप याद कर लेना, बस आप निकाल सकते हो आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में क्वेश्चन ये है आपका, if the boiling point of H2O is 373 Kelvin, the boiling point of H2S will be।
ओके, तो बड़ी आसान से भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आप क्या पूछा गया है, H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपकी दे रखी है 373 केल्विन, क्लियर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि H2S का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, ठीक है। H2S का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब लेस देन, देखो आप क्या दे रखा है, लेस देन 300 केल्विन, इक्वल टू 373 केल्विन, मोर देन 373 केल्विन, ग्रेटर देन 300 केल्विन बट लेस देन 373 केल्विन। तो इसमें से क्या होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं एक चीज कि ये जो H2O है वो किस स्टेट में होता है, आपका लिक्विड स्टेट, राइट, ठीक है। और जो आपका H2S है वो आपका गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये गैसियस स्टेट में है। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई भी बता सकता है। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, लिक्विड की कि गैस की। अब जो पहले से ही गैस है उसमें क्या ही बॉइलिंग पॉइंट लग रहा होगा, बताओ आप। बॉइलिंग पॉइंट तो कम ही रहा होगा ना। अब लिक्विड को बॉइल कर सकते हो, गैस तो गैस है, गैस तो पहले से ही ऊपर है कि नहीं। तो गैस में क्या ही बॉइलिंग पॉइंट लग रहा होगा। तो एक तो ये वाला मेथड करने का, तो वहां पे क्या आपका आंसर आ जाएगा कि वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 373 तो नहीं रहा होगा, उससे कम रहा होगा, ठीक है। तो लेस देन 373 केल्विन होना चाहिए था आंसर, ठीक है यहाँ पे। बट ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 373 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो लेस देन 300 केल्विन आएगा, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो आपका लेस देन 300 केल्विन आएगा। एक और तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो H2O के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन इसके अंदर जो है कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम सबको पता है कि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जिस कंपाउंड के अंदर जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपकी, उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है आपकी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, क्लियर है। तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो खैर ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब लॉजिकल क्वेश्चन भी था और थोड़ा सा याद करने वाला भी है, ठीक है, कि इसका जो आपका टेम्परेचर है वो लेस देन 300 केल्विन होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो एंड F2, ओके। कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल आपके दे रखे हैं, ठीक है। इसमें से पूछा गया है कि अगर इनका अनायन फॉर्म कर दिया जाए तो कौन मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा, ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल आपका स्टेबल रहा होगा अनायन फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट लगने वाला है, ठीक है, जो कि आपका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी के अंदर जो है हमने तीन टाइप की ऑर्बिटल्स हमने पढ़ी हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होता है वो आपका होता है एंटी बॉन्डिंग, राइट, है ना, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। और जो आपका थर्ड है वो क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग, राइट। ओके, क्लियर है इतना। चलो, तो यहाँ पे बस बात इतनी सी समझने वाली कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर अगर, ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करवाया, ठीक है, अगर यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करवाया तो बॉन्ड ऑर्डर जो है क्या होता है, जनरली इंक्रीज होता है। अब देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा होगा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट इसका रिवर्स है बिल्कुल। अगर एंटी बॉन्डिंग में हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाई, ठीक है, कभी भी अगर हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाया तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर जो है आपकी डिक्रीज होगी और वो सिस्टम को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के जो है ना हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। एक तो
पहला मेथड ये है कि आप पूरी मोलिकुलर ऑर्बिटल से जो है आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करो, है ना, जो कि काफ़ी लंबा होता है, आप सबको पता है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप उस ट्रिक से जाओ जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी क्लास के अंदर, ठीक है, कि 10 से लेके 18 तक जो ट्रिक होती है आपकी, ये वाली है ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 करके, है ना, ये आपका क्या होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सम होता था, ठीक है। और यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर होता था। ये आपका 1 होता है, ये आपका 1.5 होता है, ये 2 होता है, ये आपका 2.5 होता है, ये आपका 3 है, ये 2.5, दिस इज 2, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1, राइट। तो क्यों ना हम पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन सम से, ठीक है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर जिसका नहीं हो पाएगा हम एमओटी से निकाल लेंगे। क्लियर है ना। तो देखो, सबसे पहले आप C2O2 और NO और F2 का निकालो, ठीक है, C2 NO O2 F2, ठीक है। तो सबसे सबसे पहले ना इनका बॉन्ड ऑर्डर हम यहाँ पे निकालते हैं। क्लियर है। अच्छा, तो डायरेक्ट अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे C2 का क्या मतलब हो गया आपका, C2 का ये मतलब है कि 12, है ना, 12 हो गया होगा। 12 का क्या मतलब है, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 आ गया होगा, ठीक है। इसका कितना हो गया, 7 + 8 तो 15 हो गया। 15 का आपका क्या आ गया, 2.5 आ गया, राइट। तो 2.5 में लिख देता हूँ। अच्छा, O2 इज 8 × 2 16 ना, 2 आ गया आपका। और ये आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका 9 × 2 दिस इज 18, तो ये आपका 1 आ गया। अब देखो, ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत बारी ये बता दिया आपको, ठीक है। आप पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया इन सब का, ठीक है। अब एक बार इनका आनायन बना के हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो C2 माइनस हो गया, ये NO माइनस हो गया, और ये O2 माइनस हो गया, और ये आपका क्या रहा होगा, F2 माइनस रहा होगा। क्लियर है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना। अब जैसे ही यहाँ पे आनायन बढ़ा, तो ये 12 था ना, ये क्या था, 12 था, ये कितना था आपका 15, ये आपका कितना था 16, ये आपका कितना था 19, ठीक है। ओके, ये 19 नहीं था, ये 18 था, सॉरी। ये आपकी 18 है, ठीक है। अब जैसे ही अनायन बना, ये क्या हो गया होगा 13, ठीक है, ये 16 और ये 17 और ये क्या हो गया होगा आपका 19 हो गया होगा। क्लियर। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अब इसका निकाल दो, नया वाले का, ठीक है। चलो निकालते हैं एक बारी। तो देखो 13 पे कितना आ रहा है, देखो 13 पे 2.5 यहाँ पे लिख दे रहा है। 16 पे कितना आ रहा है आपका, अगेन 2 आ रहा है, 2 लिख देना है। 17 पे कितना आ जाएगा 1.5, तो 1.5 यहाँ पे लिख देना है आपको। अच्छा, 19 पे नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है, 19 को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। और 19 की आपको निकालने की वैसे नीड ही नहीं पड़ेगी, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देखो ये 2 से कहाँ जा रहा है 2.5, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। तो बस जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, C2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो ये 2 से 1.5 पे, 2.5 से 2 पे आ गया, तो डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इसका भी निकालना चाहते हो तो आप वो एमओटी से आप निकाल सकते हो, ठीक है, वो आप निकाल के देख लेना। क्लियर है। चलो, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 52 है यहाँ पे। चलो 52 एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं 52 आपका क्या है। Among BF2, BF3, H2O, NH3, CCl4 and HCl, the number of molecules with non-zero net dipole moment is। देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट पूछा गया है, कुछ आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रखे हैं और उस मॉलिक्यूल में ये पूछा गया है कि किसका डाइपोल मोमेंट जो है नॉन जीरो होगा, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट की यहाँ पे बात करी जा रही है कि किसकी डाइपोल मोमेंट आपकी नॉन जीरो होगी। मतलब नॉन जीरो का क्या मतलब है कि डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आपकी रखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहला काम ये करना पड़ेगा हमें कि पहले ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री बनाएंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे ना कि उसकी नेट डाइपोल मोमेंट क्या आनी है, ठीक है। अच्छा,
अब सबको थोड़ा सा मैं डाइपोल मोमेंट बता ही देता हूँ। डाइपोल मोमेंट वैसे मैंने बताया हुआ था कि क्या होता है, ठीक है, बट थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है कि चार्ज इनटू लेंथ होता है, ठीक है। अब चार्ज इनटू लेंथ होता है, चार्ज इनटू लेंथ का क्या मतलब, व्हाट इज एल हियर, तो एल जो है यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस होता है, ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस। और ये जो Q है वो चार्ज से यहाँ पे लिया गया। अब ये चार्ज कैसे लिया जाता है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक एटम ए है और एक बी है, ठीक है। जैसे मान लो HCl ही कंसीडर कर लेते हैं ना, ए बी क्या कंसीडर किया जाए, HCl कंसीडर कर लो। तो देखो जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कुछ ऐसे हम दिखाएंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा आप कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है ये बात। तो ये जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखा हुआ है ये इन्हीं का होता है। जैसे ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हाइड्रोजन कितनी होती है, 2.1 के अराउंड होती है शायद, राइट। क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो 3 के अराउंड होती है। तो यहाँ पे मैं डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो 3 माइनस 2.1 इज 0.9, राइट। तो यहाँ पे जो Q का मतलब है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ही लिया गया है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट आपका यही है, ठीक है। एक चीज मैं और बता देता हूँ कि डाइपोल मोमेंट जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है। मतलब डाइपोल मोमेंट आपका कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, है ना, अगर हमें कुछ कंपैरिजन करना हो, ठीक है। तो देखो डाइपोल मोमेंट का बड़ी सिंपल सा फंडा होता है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। चार्ज का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बात हो रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहा होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे डाइपोल मोमेंट रहा होगा। उसके बाद जो डाइपोल मोमेंट है, एक और चीज़ समझिए आप, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा आप एंगल बढ़ाओगे डाइपोल मोमेंट जो है आपका उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ पे एक रिलेशनशिप आप एक और लिख सकते हो, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे लेंथ के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लेंथ का क्या मतलब है, बॉन्ड डिस्टेंस। अभी भला बॉन्ड डिस्टेंस का क्या मतलब है, अब ये इनके बीच में कुछ बॉन्ड डिस्टेंस रहा होना है, इसके बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है कुछ भी, है ना, वही आपका क्या है, बॉन्ड लेंथ है, वही एल की वैल्यू है। क्लियर है। तो ये छोटा सा इंट्रो पार्ट था डाइपोल मोमेंट का। अब समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है कहाँ पे नॉन जीरो है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो एक बार ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, BF2 है, BF3 है, वगैरह वगैरह। BF2 है आपके पास, BF3 है, और एक बार सारा ही एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पे। दस में H2O का है, NH3 है, CCl4 है एंड HCl है। क्लियर है। ओके। अब BF2 की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कैसे जियोमेट्री बनाओगे, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले नंबर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल आप निकाल लेना, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल लेना, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2+2, दिस इज 4, 4/2 मीन्स 2, 2 मीन्स क्या सजेस्ट कर रहा है, SP। SP की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो लीनियर होती है, ठीक है ना, लीनियर होती है, ठीक है। तो ये लीनियर हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। पहले ज्योमेट्री बनाते हैं उसके बाद डाइपोल मोमेंट डिस्कस करेंगे। अगर हम BF3 की बात करें तो अगेन ये क्या हो जाएगा आपका, बोरोन है, 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 3+3, ठीक है। दिस इज 6/2 मीन्स 3, राइट। 3 मीन्स sp2, राइट। sp2 मीन्स ये ट्राइगोनल प्लेनर रहा होगा, राइट। कैसा रहा होगा ये, ट्राइगोनल प्लेनर।
अगर किसी ने 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा होगा ना, तो उसको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा ये, है ना। तो आप देख लेना, तब आपको समझ में आएगा, है ना। इसका स्ट्रक्चर जो है आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्लियर है। इन द सेम में H2O का भी आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसे करके, है ना। 6+2 करके, है ना। इसका क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। 4 क्या सजेस्ट कर रहा है, sp3। लेकिन पता है यहाँ पे ना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे सराउंडिंग एटम 2 है तो बॉन्ड पेयर 2 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है, राइट। तो आपका बॉन्ड पेयर 2 आ गया, तो 4 में से आप 2 माइनस करना, यहाँ पे लोन पेयर भी आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जब भी 4 के अंदर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है आपका बेंट बनेगा, ठीक है। बेंट बोलो या फिर एंगुलर बोलो, है ना, इन लोन पेयर की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये पुश करते हैं ना इसको। इन द सेम में आप NH3 का भी आप निकाल के आप देख सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट अब स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये पिरामिडल बनेगा, इसका भी आपका जो ज्योमेट्री आएगा वो sp3 रहा होगा, ठीक है। और जो ये शेप है इसका पिरामिडल शेप है, क्लियर है। पिरामिडल शेप का है ये। शेप की मैं बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं CCl4 की बात करूँ तो ये भी आपकी sp3 ही आएगी, ठीक है। आप निकाल के देख लेना। और इसका होगा आपका टेट्राहेड्रल, प्योरली टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा, है ना। कुछ ऐसा करके होगा। चलो इसको बना देते हैं एक बार, अच्छे से ही बना देते हैं। 2 तो प्लेन में होता है, और आपका एक अबव द प्लेन होता है और एक आपका बिलो द प्लेन होता है, ऐसे कुछ करके, राइट। क्लियर है। ओके, इन द सेम में HCl है, तो HCl तो आपका क्या है, सिंपली ऐसे होता है, राइट। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके अब डाइपोल मोमेंट, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो है किसके पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डायरेक्शन इधर को रहेगा, राइट। इन द सेम में यहाँ पे बेरिलियम फ्लोरीन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डायरेक्शन इधर की रहा होगा। अब यहाँ पे जो नेट होगा, बताओ नेट क्या आएगा, वो तो जीरो आ गया ना, लेफ्ट में जितना उतना राइट में जीरो आ गया। इन द सेम वे बोरॉन, और अगर मैं फ्लोरीन में अगर बात करूँ, तो यहाँ पे फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डायरेक्शन कुछ इधर, इसका डायरेक्शन कुछ इधर, राइट। ये बोरॉन फ्लोरीन में फिर इसका डायरेक्शन कुछ इधर, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देने का ये है कि अब देखो इन दोनों का जो है जो नेट आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। और इसका जो नेट होगा, इन दोनों का जो नेट होगा ये है, और ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या सबको ये समझ में आ रहा है ये? मतलब देखो सिंपल यहाँ पे वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन वाला यहाँ पे रूल लगता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे वेक्टर एडिशन में क्या होता है, जैसे एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर आपका बी है, राइट, ऐसे करके, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होता है ना वो इस डायरेक्शन में जाता है, क्लियर है। और इसी अब यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, बस और कुछ मैंने नया यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया हुआ है। इन द सेम में आप यहाँ पे भी आप वैसे ही कंसेप्ट आप लगा सकते हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इन द सेम में ये भी आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, ये लोन पेयर की वजह से भी जो है आपका क्या आएगा, डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो इनका भी जो है आपका डायपोल मोमेंट कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जो नेट आएगा ना, मतलब जो नेट आएगा वो कुछ यहाँ से जाएगा ऐसे करके, ठीक है। बहुत बड़ा सा नेट आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन नेट यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो जो नेट होगा वो आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर पिरामिडल शेप की अगर हम बात करें, तो देखो नाइट्रोजन इज अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। कुछ ऐसे करके हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो इन तीनों का जो नेट होगा कुछ ऐसे आ रहा होगा ऊपर की ओर। अच्छा, अगेन फिर से वही बात है कि लोन पेयर की भी आती है, कुछ ना कुछ छोटा सा इसका बना देते हैं। तो इन दोनों का नेट मिला के कुछ ऐसे इतना बड़ा सा नेट दिखा दो, राइट। ये किसका आ गया, इसका नेट आ गया। तो ये भी क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। NH3 का क्या आ रहा है आपका, डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। अच्छा, ये CCl4 का भी एक बार देख लो। देखो CCl4 का थोड़ा सा समझना आप, CCl4 की अगर हम बात करें तो ये प्लेन में होते हैं, राइट। तो इसका देखो, इसका कुछ इधर जा रहा होगा,
इसका कुछ इधर जा रहा होगा। तो इन दोनों का जो नेट है ना कुछ ऐसे आ रहा होता है, ठीक है। इन द सेम में इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, तो इन दोनों का नेट ना इधर आ रहा होता है। तो ये अगेन जो है आपका कैंसिल आउट होकर 0 आ जाता है, ठीक है। क्लियर है। इन द सेम में आप HCl का आप यहाँ पे चेक करो, तो देखो ये आपका कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऐसे आएगा डाइपोल मोमेंट, है ना। तो यहाँ पे भी आपका नेट कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, 0 के इक्वल तो नहीं आएगा। तो बताओ कहाँ कहाँ पे म्यू नेट जो है आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है, बताओ कहाँ कहाँ पे, 1, 2 और 3। तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे है जहाँ पे नेट जो है आपका 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3। कुछ ऐसे करके जो है आप क्वेश्चन को यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी मैंने समय ले लिया इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है छोटे छोटे, वो समझाना था मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है फजान रूल से पूछा गया है। अब फजान रूल भी एक नया कंसेप्ट है, चलो वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज फजान रूल, है ना। देखो फजान रूल जो है बेसिकली एक टाइप का रूल है, ठीक है। और इसके अंदर जो है बेसिकली हम कोवेलेंट कैरेक्टर को, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, आयनिक कैरेक्टर, राइट, आयनिक कैरेक्टर या फिर कलर चेंज, और भी बहुत सारी चीजें जो है हम यहाँ पे फजान रूल से देखते हैं ना। स्टेबिलिटी भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर आपके जेई के जो क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं, क्योंकि जेई का बहुत ज्यादा लेवल तो है नहीं, ठीक है। और मतलब 12th तक का ही लेवल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कोवेलेंट और आयनिक से पूछे जाएंगे, यहाँ तक आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ से आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। यहाँ से कभी कभार एडवांस के अंदर क्वेश्चन देखे जाते हैं, मेंस के अंदर यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की हम ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो देखो फजान रूल बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास किसी भी टाइप की आयनिक कंपाउंड है, ध्यान रखो किसी भी टाइप की आयनिक कंपाउंड है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर क्या होगा, कटायन होगा और क्या होगा, अनायन रहा होगा। क्लियर है। तो इसमें बड़ी सिंपल सी चीज में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो यहाँ पे जो कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर, कंडीशन मत लिखो यहाँ पे, फेवरेबल लिखते हैं, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग, फेवरेबल कंडीशन फॉर फेवरेबल कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आप लिखो, खैर कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर आप लिखो, कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकती है बढ़िया वाली, ठीक है, जिससे आपकी कोवेलेंट कैरेक्टर आपकी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो कटायन है, ठीक है, इसका जो साइज है वो आपका स्मॉल होना चाहिए। बात समझ में आई। जो अनायन है उसकी साइज आपकी क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। इसकी साइज आपकी क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। अच्छा इस साइज में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अभी मैं चार्ज की भी बात करूँगा तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ये मैं साइज की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे साइज की। देखो कटायन की जो साइज है, जो कटायन चार्ज कटायन की जो चार्ज है वो हाई होनी चाहिए। जैसे मान लो +2 है, +3 है और +4 है, ठीक है। तो यहाँ पे फेवरेबल कौन सा होगा, तो जो फेवरेबल रहा होगा वो +4 वाला रहा होगा, ठीक है। इन द सेम है अगर मैं अनायंस की बात करूँ, ठीक है, तो अनायन में भी जो चार्ज होगा ना वो चार्ज आपको हाई ही रखना होगा। जैसे मान लो -2 है, -3 है, राइट, -4 है,
तो यहाँ पे भी जो फेवरेबल वाली कंडीशन है ना वो -4 वाली ही है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चारों कंडीशन अगर कहीं पे मतलब आपकी फेवर में जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर आपका क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो चलो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हमारे पास चार जो है कंपाउंड दे रखे हैं, LiCl, NaCl, KCl और CHCl। इसके अंदर हमें कंपेयर करना है कोवेलेंट कैरेक्टर को। चलो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। LiCl है, ठीक है, KCl है, सीजियम क्लोराइड है, और क्या है, NaCl भी शायद है, NaCl भी है, राइट, NaCl भी है, राइट। एक बार लिख लेते कौन किस पे है। LiCl जो है ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ठीक है, ये ए के अंदर दे रखा है, ठीक है, और ये आपका बी के अंदर दे रखा है, और क्या है, सी के अंदर KCl है। चलो इसका ऑर्डर हमें लगाना है, ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात है। चलो देखो यहाँ पे कटायन क्या है, कटायन यहाँ पे Li प्लस है, यहाँ पे अनायन Cl माइनस है, यहाँ पे कटायन K प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है अनायन, यहाँ पे K प्लस CS प्लस आपका क्या है, कटायन है, और क्लोराइड जो है अगेन आपका अनायन है। यहाँ पे भी सेम है, वही है ना, कटायन चेंज है, Na प्लस है, राइट। तो अब देखो जो चीज़ कॉमन है उसको जो है हम इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन चीज़ से तो कुछ नहीं निकलने वाला है। यहाँ पे क्लोराइड जो है अगेन कॉमन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे साइज कंसीडर्ड करेंगे किसकी, कटायन की। क्यों, कटायन साइज विल बी कंसीडर्ड बिकॉज वो सब में कॉमन है, सॉरी वो सब में डिफरेंट है, राइट। जैसे Li प्लस है आपके पास, ठीक है, और हमारे पास K प्लस है, और हमारे पास CS प्लस है, और हमारे पास Na प्लस है, क्योंकि क्लोराइड तो सब में ही सेम है ना, उसको उसको हम कंपेयर करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमें अच्छे से मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है ये वाला चीज़। अगर मैं ऐसे करके भी लिख दूँ तो क्या दिक्कत है ना, ऐसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे अगर मैं आऊँ नीचे, ठीक, नीचे अगर मैं आऊँ तो साइज क्या हो रही होती है, इंक्रीज, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो छोटा साइज है वो किसका रहा होगा, Li प्लस का, स्मॉलेस्ट। और फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, साइज के अगर आधार पर हम देखें, कटायन की क्या होनी चाहिए, कटायन बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, तो कटायन जो है हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। कटायन आपकी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ओके, कटायन जो है सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है, Li प्लस है। तो सबसे ज़्यादा जो कोवेलेंट करेक्टर होगा वो किसका रहा होगा, Li प्लस का रहा होगा। तो देखो Li प्लस की सबसे ज़्यादा रही होगी, मतलब A का सबसे ज़्यादा रहा होगा। तो देखो A का जिसमें ज़्यादा नहीं है उसको काट दो, तो इसका देखो यहाँ पे गड़बड़ दे रखा है, इसको काट दो। अच्छा, A के बाद फिर किसका रहा होगा, A से जो है बड़ा अगर देखा जाए थोड़ा सा तो कौन सा आएगा, Na प्लस, तो आपका आ जाएगा Na प्लस, तो Na प्लस ये वाला है ना, तो Li प्लस, फिर आपका Na प्लस, फिर आपका ये K प्लस, और फिर आपका Cgm प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन A था, ये आपका B है, और ये है C, और ये है आपका D। तो ऐसे जो है आपका ऑर्डर होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा आपका A होगा, देन B, एंड देन C, एंड देन D। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर वैसा कुछ था नहीं, ठीक है, कि जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो या फिर आप ना कर पाओ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे आयनिक करेक्टर भी आपसे पूछा आ सकता था, ठीक है। तो जो आयनिक करेक्टर है, तो जो भी कोवेलेंट का ऑर्डर निकालना, ठीक है, जस्ट अ मिनट। जैसे मान लो ये हमने कोवेलेंट का ऑर्डर निकाला हुआ है, ये हमने कोवेलेंट का निकाला हुआ है, ठीक है, ये हमने कोवेलेंट करेक्टर का निकाला हुआ है। तो पता है आयनिक वाला जो होगा ना वो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
तो आयनिक करेक्टर का भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। आयनिक करेक्टर का पूछेगा तो उल्टा कर देना, ठीक है। आयनिक करेक्टर का अगर पूछा जाएगा तो ये ऑर्डर जो है आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। तो कई बार जो है आयनिक करेक्टर का भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्लियर है ना? चलो अगेन क्वेश्चन जो है, अगेन डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आ गया फिर से। तो आप देखो अब क्वेश्चन क्या है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4, CHCl3 एंड CH4 आर इन ऑर्डर। बड़ी आसान सा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। देखो CCl4 की हम बात करें, अभी अभी हमने देखा था CCl4 है हमारे पास, ठीक है, CHCl3 है और CH4 है, ठीक है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का आर्डर पूछा गया है। तो देखो ध्यान से समझो यहाँ पे। सबसे पहले तो वही ज्योमेट्री हमें बनानी पड़ेगी। तो देखो ज्योमेट्री अगर आप बनाओगे, ठीक है, तो सारे मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो सबकी आयनी है वो आपकी क्या आएगी, sp3 आ जाएगी, ठीक है। आप निकाल के देख लेना। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इनका इनका मतलब ज्योमेट्री में बनाता हूँ, ठीक है ना, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो खैर सबका ही टेट्राहेड्रल आएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे है, ठीक है ना, आप समझ लेना। इन द सेम में ये CH हो गया और CL हो गया, ये CL हो गया और ये CL हो गया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये अबव द प्लेन होता है, ये बिलो द प्लेन होता है, ऐसे करके। और ये CH4 है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट का जो है कंपेयर करना है। क्लियर है? डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन करना है। चलो देखो यहाँ पे, तो अभी अभी हमने बताया था कि इसका डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि ये क्या है आपकी, जस्ट अ सेकंड, ऐसे होगा ना इनका डायरेक्शन। अब देखो, अब इनका जो नेट होगा, इसका और इसका, ध्यान से समझो, इसका इसका नेट किधर को आएगा, कुछ इधर आएगा। ओके, अच्छा, इसका नेट किधर आएगा, एक मिनट, इसका और इसका नेट जो है किधर आएगा, इधर आएगा। अब देखो ये दोनों जो है आपस में क्या है, 90 डिग्री कैंसिल आउट करेंगे ना आपस में। तो यहाँ पे जो नेट आएगा वो क्या आ जाएगा, नेट जो आएगा वो आपका 0 आ जाएगा, कुछ डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं। इन द सेम अगर CH4 में भी अगर आप देखो, तो CH4 में भी क्या होगा कि देखो, कार्बन हाइड्रोजन में से कार्बन जो है आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे आएगी, फिर ये भी ऐसे आएगी, फिर ये भी आपकी ऐसे आएगी और ये भी आपकी ऐसे आएगी, राइट। तो अब देखो इन दोनों देखो थोड़ा ध्यान समझो आप, इन दोनों की जो है कुछ इधर आएगी, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों की जो है, इन दोनों की वो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो इनका इधर आएगा। तो यहाँ पे भी नेट क्या आ गया, जो नेट आ गया वो भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो इन दोनों का तो 0 है भाई, इनका तो सबसे कम रहा होगा और इसका कुछ ना कुछ आएगा। देखो कुछ ना कुछ कैसे आएगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, ठीक है। तो इन दोनों का नेट इधर आएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसका भी इधर आएगा। तो इन दोनों का जो नेट होगा, इन दोनों का, देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनका नेट जो है ऐसे आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ऐसे लग रहा है आपको, जस्ट अ मिनट, ऐसे आ रहा होगा इन दोनों का नेट, ठीक है, इसका और इसका नेट। तो फिर इनका नेट कुछ ना कुछ क्या आ रहा होगा, 0 से ज़्यादा ही आएगा, 0 से बहुत ही ज़्यादा आएगा, कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर ढूंढते हैं, क्या होना चाहिए। यहाँ पे तो मतलब ऑर्डर लगा रखा है, तो इन दोनों का तो बिल्कुल सेम आएगा ना, 0 है ना, गलत हो गया। सेम कहाँ पे, सेम जो है इसके अंदर भी कंपेयर किया गया है, कंपेयर हो ही नहीं सकता, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये दोनों सेम किया गया है, इसको ज़्यादा लिखे, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो इसको भी, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलो क्वेश्चन नंबर 55 अब देखो आप, 55 जो है असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो, तो given below are two statement, one is label as assertion and other is label as reason, ओके, ठीक है। तो असर्शन क्या है और रीजन क्या है वो एक बारी हम पढ़ते हैं बारी बारी से, ठीक है। चलो देखो
असर्शन क्या है आपका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर द ओनली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन अ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद अब ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, जैसे बोला गया है कि केवल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ही, यहाँ पे बोला गया है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पे आप पहले नोट डाउन करिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह रहा है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर द ओनली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। कह रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है वो केवल और केवल इसी से फॉर्म होता है। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है ना, क्योंकि देखो अच्छा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो देखो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे कि डाइपोल डाइपोल का क्या मतलब है। जैसे मान लो HCl है, ठीक है, तो HCl जो है अपने आप में क्या है, एक डाइपोल है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन है ना, तो यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होगा। अच्छा, तो ये डाइपोल हो गया एक, ठीक है। एक और मैंने HCl का यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन लग रहा है वो क्या कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, डाइपोल है। इन द सेम वे ये भी क्या है, डाइपोल है। तो असर्शन के अंदर ये कहा जा रहा है, क्या डाइपोल डाइपोल के अंदर ही केवल आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि डाइपोल डाइपोल के अंदर ही केवल हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकती है, बट ऐसा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि आयन डाइपोल के अंदर भी हो सकता है। अगर हम आयन डाइपोल लें एग्जाम्पल कोई, तो वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिए आप, एग्जाम्पल में क्या ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हो, जैसे HCl ही ले लो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे आप HCl नहीं ले सकते हो, HCl के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे HF लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि सराउंडिंग एटम जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए छोटा रखना पड़ता है, तो मैंने क्लोरीन रख दिया था, ठीक है, गलती से फ्लोरीन होना चाहिए, राइट, ठीक है, फ्लोरीन कंसीडर आप कर लेना, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे HF ले लिया, ठीक, तो अब HF क्या हो गया हमारे पास, ये एक टाइप का डाइपोल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या लेता हूँ ना कि हमने ना यहाँ पे H प्लस ले लिया, ठीक। अब ये H प्लस क्या है बताओ आप खुद ही, आयन है एक। अब आप खुद बताओ, अब बहुत ही सारे अगर आयन है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है? इनमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, जो असर्शन है वो गलत है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वहीं से एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, गलत हो गया ये। बोथ एंड ए एंड आर आर ट्रू, गलत हो गया। ए इज ट्रू, हाँ ये हो सकता है। ए इज फॉल्स, ए इज ट्रू बोला गया, ये तो गलत है ना, ये कैसे ट्रू हो गया, ये गलत है। एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो सारा ऑप्शन पढ़ने की नीड भी नहीं हुई, अभी हमने रीजन तक नहीं पढ़ा, हमने ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है। चलो एक बार रीजन भी आपको पढ़ के भाई सुना देता हूँ, क्या है यहाँ पे। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF आर सिमेट्रिकल। बिल्कुल सही बात है, जो फ्लोरीन है वो क्या है आपकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली एलिमेंट है ना पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसकी वैल्यू कितनी है पोलिंग स्केल पे, 4.0, राइट, है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो HF के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो सिमेट्रिकल होती है। बिल्कुल वो सिमेट्रिकल ही होती है, कुछ ऐसे होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी, HF ऐसे हो गई, और एक दूसरा आप HF मॉलिक्यूल आप बनाए, और एक और बनाता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको। इन द सेम है, आप फिर से ऐसे करके एक बना लें। चलो 3 से ही दिखा सकता हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड। ओके, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, राइट, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, बना लेना आप ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आप देख रहे हो, ये क्या है, सिमेट्रिकल है बिल्कुल,
सिमेट्रिकल का ये मतलब है जो लेफ्ट पार्ट, जो आपका लेफ्ट पार्ट में दिख रहा है वो राइट पार्ट में भी आपका दिखेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? ऐसे करके देखोगे तो जो लेफ्ट पार्ट में वो राइट पार्ट में भी आपको दिखेगा। ठीक है, अभी पूरा मैंने आपको बनाया नहीं है, ऐसे करके पूरा बनेगा, ये सिमेट्रिकल होता है। तो आपकी जो